नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम 5 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 2023 के प्रथम 6 महीने के लिए किस देश को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता दी गई है? तो किस देश को दी गई है? स्वीडन को दी गई है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन। स्वीडन ने 1 जनवरी को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। स्वीडन ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता की बागडोर तीसरी बार संभाली है। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता की खासियत यह है कि प्रत्येक 6 महीनों में बदल जाती है। अगला प्रश्न है, डिजिटल सेवाओं को आधुनिक व सुरक्षित बनाने के लिए एचडीएफसी बैंक ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो उस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। एचडीएफसी बैंक ने अपनी डिजिटल सेवाओं में बदलाव के अगले पड़ाव के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया 4 जनवरी को। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल के सम्मान में हर साल 4 जनवरी को उनके जन्मदिन पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 नवंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल के जन्मदिन को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद 4 जनवरी 2019 को पहली बार विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। उसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ब्रेल दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित कब हुआ था? तो 6 नवंबर 2018 को। और पहली बार विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो 4 जनवरी 2019 को। तो आपके 2 क्वेश्चन इसमें और बन गए। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 3 जनवरी को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को लोगों के सेहतमंद रहने के लिए 30 साल से ऊपर की उम्र वाले वर्गों को कौन कौन से टेस्ट वर्ष में एक बार कराने चाहिए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो उनका नाम है विनय प्रकाश सिंह। विनय प्रकाश सिंह। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने 1 जनवरी 2023 को एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव के रूप में पदभार संभाला है। यह पहली बार है कि कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। डॉक्टर सिंह 4 साल तक पद पर बने रहेंगे। पूर्व सदस्य डाक सेवा बोर्ड डाक विभाग डॉक्टर विनय सिंह को अगस्त सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं एपीपीयू अर्थात एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कांग्रेस के दौरान महासचिव के रूप में चुना गया था। अब ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक ने अत्याधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन एपीपी लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक ने की है? आप लोगों देखकर समझ गए होंगे, यस बैंक ने। ग्राहकों को व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से यस बैंक ने अत्याधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। भारत पे के सीईओ पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इस्तीफा देने वाले शख्स कौन है? सुहेल समीर। उनका नाम था सुहेल समीर। भारत पे के सीईओ सुहेल समीर ने अपने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत पे ने हाल ही में घोषणा की कि सुहेल समीर 7 जनवरी 2023 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी से रणनीतिक सलाहकार के पद पर आ जाएंगे। तो वो क्या बन गए हैं? सलाहकार बन गए हैं। अगला प्रश्न है,
किस कंपनी के सह संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी गुंजन पाटीदार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है जोमेटो। जोमेटो से उन्होंने इस्तीफा दिया है। हाल ही में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो लिमिटेड के सह संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी गुंजन पाटीदार ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। किस मंत्रालय ने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है? तो उस मंत्रालय का नाम है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट कार्यक्रम, स्मार्ट की फुल फॉर्म स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। शिवा चौहान फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की अधिकारी हैं। उन्हें सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। कुमार पोस्ट में पोस्टिंग से पहले उन्हें कठिन प्रशिक्षण से गुजरना होगा। सितंबर 2021 में 8 विकलांग लोगों की एक टीम ने कुमार पोस्ट पर 15,632 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यह 76 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने 1984 में पूरे सियाचिन ग्लेशियर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। 1984 से भारत और पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थायी सैन्य उपस्थिति बनाकर रखी है। एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, टाटा समूह के दिग्गज R.K. कृष्ण कुमार का जनवरी 2023 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो उनको पद्मश्री कब मिला था? सन 2009 में। इसी वजह से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टाटा समूह के दिग्गज R.K. कृष्ण कुमार का जनवरी 2023 में निधन हो गया। वह 1963 में प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई से उत्तीर्ण होकर समूह की निवेश कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज में शामिल हो गए थे। बाद में उन्होंने अपने 60 साल के लंबे करियर में टाटा की विभिन्न संस्थाओं में कार्य किया। के 1997 में रतन टाटा के इनर सर्किल का हिस्सा बने। वह बाद में टाटा कंज्यूमर एंड इंडियन होटल्स के वीसी, टाटा सन्स के निदेशक और टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टी बने। उन्हें 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी को सेना से जुड़े कितनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो उनकी संख्या कितनी है? 28 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की उन्होंने जो है उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने सैन्य तैयारियों और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलों और सड़कों सहित 28 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। अरुणाचल प्रदेश में अलोंग एंकियोनग रोड पर सियोम पुल पर आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 724 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो 3 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश में जो है सियोम पुल का उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया था। 724 करोड़ रुपए की इस परियोजनाओं में सियोम पुल, 3 सड़कों और 3 अन्य परियोजनाओं सहित कुल 22 पुल शामिल हैं। चलिए, इसमें 8 परियोजनाएं जो है वो लद्दाख में, 5 परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश में और 4 जम्मू कश्मीर में, 3 परियोजनाएं सिक्किम में और 3 पंजाब में
3 उत्तराखंड में और 2 परियोजनाएं राजस्थान में जो है वो राष्ट्र को समर्पित की। ये प्रोजेक्ट जो है पूरे किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो उनका नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव। डीआरडीओ ने 1 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? चलिए पिछले प्रश्न का थोड़ा रिवीजन करते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? अजय कुमार श्रीवास्तव। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक ने अजय कुमार श्रीवास्तव को प्रमोशन देकर प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। भारत सरकार ने अजय कुमार को 1 जनवरी 2023 से 3 साल तक के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है, तो 3 साल तक अपने पद पर रहेंगे। डीआरडीओ ने 1 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां स्थापना दिवस मनाया। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया, जो हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं डीआरडीओ की, तो इसका गठन जो है 1958 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है। यह कई अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर काम कर रहा है, जैसे कि वैमानिकी यानी विमान बनाने का काम, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली। डीआरडीओ का गठन 1958 में भारतीय सेना के तत्कालीन पहले से चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय के सम्मेलन से किया गया था। भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को किस टीम ने अपने डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है दिल्ली कैपिटल्स। टीम का क्या नाम है? दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी ने सौरव गांगुली को अपने डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया है। गांगुली को इस बार फ्रेंचाइजी की तरफ से 3 टीमों के डायरेक्टर बने हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स के बाद 2 और टीम दुबई कैपिटल्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स भी शामिल हैं। इंटरनेशनल लीग टी20 की टीम दुबई कैपिटल्स और एसए टी20 की टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स के सभी फॉर्मेट भी गांगुली जो है इनके डायरेक्टर होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में चेनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री ने जम्मू डिवीजन के रामबन जिले में चेनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने 240 फुट ऊंचे बेली सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण समय सीमा से 1 महीने पहले ही पूरा कर लिया। एक बार में 40 टन सिंगल व्हीकल की भार क्षमता वाले ब्रिज में लकड़ी की सजावट की गई है। हाल ही में 89 साल की उम्र में सुमित्रा सेन का निधन हो गया। वे कौन थीं? तो वे कौन थीं? मशहूर गायिका थीं। बंगाल की प्रख्यात रविंद्र संगीत की दिग्गज गायिका सुमित्रा सेन का लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में अपने घर पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। ये कहाँ की थीं? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की। राजधानी पश्चिम बंगाल की कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल सीवी आनंद बोस। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो उसका क्रम क्या था? 192वीं जयंती मनाई गई। सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती 3 जनवरी को मनाई गई। वह शिक्षा और साक्षरता के माध्यम से महिलाओं और अछूतों को सशक्त बनाने वाली भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। अब सावित्रीबाई फुले के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं।
सावित्रीबाई फुले का जन्म नायगांव महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और इनका निधन 10 मार्च 1897 को हुआ। वह ज्योतिराव फुले की पत्नी थी, जो एक कार्यकर्ता और समाज सुधारक थे। लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल भिंडेवाड़ा, पुणे में 1848 में सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिबा फुले की मदद से स्थापित किया था। उन्हें मुख्य रूप से ज्ञान ज्योति, क्रांति ज्योति, सावित्रीबाई फुले के रूप में याद किया जाता है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट, इनके उपनाम याद रखिए, ज्ञान ज्योति, क्रांति ज्योति। उन्हें दलितों और निम्न जाति की महिलाओं के लिए स्कूल भी स्थापित किए और सभी को वजीफा देकर स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया। सावित्रीबाई ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत भी की थी। काफी सारे पॉइंट्स इनसे जुड़े हुए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी शिमला, एक तो शिमला है और दूसरी धर्मशाला है, 2 राजधानियां हैं। इनके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, तब आपको समझाएंगे कि किन किन राज्यों की 2-2 राजधानियां हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी को 101 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया। सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन कोष में देंगे। काफी अच्छा प्रयास है। 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 11 दिसंबर को शपथ ली थी। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। काफी अच्छा प्रयास है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? मेगा डेयरी कहाँ खोली गई है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में 260 करोड़ रुपए की लागत वाली मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। गेजलागेरे स्थित जगह का नाम है। मांड्या मिल्क यूनियन मनमुल डेयरी की क्षमता 14 लाख लीटर दूध प्रसंस्कृत करने की है, यानी भंडारण की क्षमता इतनी है। इस डेयरी में 30 टन दूध पाउडर उत्पादन करने का संयंत्र भी स्थापित किया गया है। डेयरी की पैकिंग यूनिट 6 लाख लीटर दूध प्रतिदिन पैक कर सकती है। यह कर्नाटक की दूसरी सबसे बड़ी दुग्ध प्रसंस्करण इकाई है। अगला प्रश्न है, किसने राजस्थान के राजभवन में स्थापित देश के पहले संविधान उद्यान का लोकार्पण किया? तो संविधान उद्यान का लोकार्पण किसने किया? हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। राजस्थान के राजभवन में स्थापित देश के पहले संविधान उद्यान का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में लोकार्पण किया। उन्होंने राजभवन जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला राज्य बन गया है जहां आम लोगों में संवैधानिक जागरूकता पैदा करने के लिए राजभवन में संविधान पार्क स्थापित किया गया है। पार्क में संविधान निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक की यात्रा को प्रतिमाओं, मॉडलों और चित्रों आदि के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2023 तक 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन जाएगा? तो 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर मई 2023 तक बन जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना के नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास, IT और उद्योग मंत्री के रामा राव ने कहा है कि हैदराबाद अगले अप्रैल मई तक 100% सीवरेज सुविधा वाला भारत का पहला शहर होगा।
उन्होंने हैदराबाद के गाचीबोवली में कोठागुडा कोंडापुर फ्लाईओवर के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जो कि हैदराबाद में समय के साथ हुआ और भविष्य की उन परियोजनाओं को भी रेखांकित किया जो इस पाइपलाइन से जुड़ी हैं। किस लिमिटेड कंपनी ने 44वें PRSI अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन में 8 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए? तो उस कंपनी का नाम है BPCL। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 44वें PRSI अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन में महारत्न और एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 8 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें भारत हाई स्टार स्टोव के लिए एक पुरस्कार शामिल है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी। हमारा 24वां प्रश्न है, किस कंपनी ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है? तो उस कंपनी का नाम है NTPC। गुजरात में NTPC कवास के पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क में NTPC लिमिटेड ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत। और आज का अंतिम प्रश्न 25वां, 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें किया गया था 1954 में। 1954 में 1 जनवरी को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। बोस ने आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के साथ काम करते हुए बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का विकास किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं जैसे SSC, CGL या UP, PCS, BPSC, RPSC, UPP और UPSC, इनके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट। छोटी परीक्षाओं में इस तरह के पॉइंट नहीं पूछे जाते हैं। तो बोस ने यानी सत्येंद्र नाथ बोस ने आइंस्टीन के साथ काम करते हुए बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का विकास किया था। उन्हें ढाका विश्वविद्यालय में भौतिकी में रीडर के पद पर नियुक्त किया गया था। बोस को 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।